हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो बच्चों, यूपी पीजीटी 2016 वाला क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आज के सेशन में हम उसी को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास अबाउट 20 से 22 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके। सो उन्हीं को सॉल्व करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है इसमें, इन विच अडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी। इनमें से किस में एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेशन सेकेंडरी है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, वेल, सील, पोर्पोइज या ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में बच्चों एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेशन सेकेंडरी है। अब बात आती है कि एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, इस बात का मीनिंग क्या है। सेकेंडरी होने से क्या मतलब होता है किसी एडेप्टेशन के। अडेप्टेशन आप जानते हो, जब हम किसी भी हैबिटेट में या किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट मीन्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप करते हैं सो दैट हम उस एनवायरनमेंट में सुटेबल तरीके से या बेस्ट तरीके से हम उसमें रह सके। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है, ऐसे ही चेंजेस ले आता है अपनी बॉडी में सो दैट वो इजीली उस एनवायरनमेंट में रह सके। बट सेकेंडरी से क्या मीनिंग है यहाँ पर। सेकेंडरी से मीनिंग है बच्चों कि पानी में रहना या एक्वेटिक लाइफ जो है वो उनमें बाद में आया, ये फीचर, ये अडेप्टेशन बाद में आया। उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लंग ब्रीदिंग थे, टेरेस्ट्रियल थे, और वो वाटर में चले गए किसी इंटेंशन के लिए, और इवेंचुअली फिर ब्रोट अडेप्टेड टू रिसाइड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इवेंचुअली फिर उनमें उसी के अडेप्टेशन आ गए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए ही। सो वो अडेप्टेड हुए बाद में, बट पहले जो उनके एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, लंग ब्रीदिंग थे, यानी कि टेरेस्ट्रियल थे। बाद में वो पानी में चले गए किसी पर्पज से, किसी इंटेंशन से, और वहीं के होकर रह गए। मीन्स वहीं के लिए उनमें अडेप्टेशन आ गए। मीन्स वो शुरू से एक्वेटिक लाइफ में नहीं पाए जाते थे, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एडेप्टेशन। तो इन्हीं सारे ऑर्गेनिज्म में, वेल, सील, पोर्पोइज में ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। इनमें से कौन सी फीटल मेम्ब्रेन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन करती है। यूरिनरी ब्लैडर से मीनिंग क्या होता है बच्चों कि जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है, मीन्स हमारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिन है जैसे, वो जिस चैम्बर में या जिस ब्लैडर में कलेक्ट होता है टेम्पोरेरीली, जब तक वो बॉडी से पास आउट नहीं किया जाता, तो एम्ब्रियो में उसका काम कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट करता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, एलेंटोइस, योक सैक, एमनियोन या फिर कोरियोन। आप जानते हो ये चारों जो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। किसका क्या फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, एलेंटोइस। एलेंटोइस जो है वो एम्ब्रियो के यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन करती है, और एम्ब्रियो के हिंड गट से इसका फॉर्मेशन होता है, और क्या काम करती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरह एक्ट करती है। बाकी सबका फंक्शन देखें हम तो योक सैक का क्या फंक्शन है बच्चों, ये एम्ब्रियो को अर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। योक सैक नाम से ही समझ में आ रहा है, योक जो होता है एग का, वो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारा प्रोटीन या बहुत सारा न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है। तो ये पूरे एम्ब्रियो को भी क्या करेगा, स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है योक सैक। एमनियोन क्या है बच्चों, ये भी एम्ब्रियो को सराउंड किए हुए है, और इसके बारे में एक चीज हमने क्लास 12th में पढ़ी है कि ये इसके अंदर क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उस फ्लूइड से एक टेस्ट भी किया जाता है बच्चों जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, जिसमें सिरीन से इस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा लिया जाता है, और इसमें एम्ब्रियो की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनका क्रोमोसोमल हम एक एनालिसिस करते हैं, जिससे कोई क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो एम्ब्रियो में नहीं है, बच्चे में नहीं है, उसका टेस्ट किया जाता है। बट वहाँ हम ये भी पढ़ते हैं कि इसका मिसयूज भी किया जाता है बच्चों, बिकॉज इससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है फीटस का, बिकॉज उसमें क्रोमोसोम्स है, तो ये पता लगाया जा सकता है कि फीटस का सेक्स मेल है या फिर फीमेल है। जो लास्ट है बच्चों कोरियोन, इस कोरियोन क्या होती है, ये प्लेसेंटा को डेवलप करने में, प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है कुछ फीटस का होता है, कुछ मदर की बॉडी का होता है, तो प्लेसेंटल पार्ट को डेवलप हो जाती है कोरियोन वाला पार्ट जो है, कोरियोन मेम्ब्रेन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है। देखो बच्चों, सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट किन सेल्स में नहीं होता। ऑप्शन है हमारे पास, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और नन ऑफ द अबव। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि 12th स्टैंडर्ड तक ही सॉल्व हो जाता है। ग्रेजुएशन का भी अगर हम इसको माने तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये बच्चों 12th स्टैंडर्ड तक का ही पढ़ा है आपने, तो वहां से आप इजीली आंसर कर सकते हो। 9th की बुक में भी है ये कि सीव ट्यूब जो होती है उनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब किसका पार्ट है? ये तीनों ही बच्चों फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड नेक्स्ट इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का क्या फंक्शन होता है बच्चों? ये डिवीजन करते रहते हैं होल लाइफ और ये ग्रोथ करवाते हैं। जो परमानेंट है, मेरिस्टेमेटिक ही जब ग्रोथ डिवाइड करना बंद कर देते हैं और ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, कोई इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो परमानेंट बन जाते हैं। और परमानेंट का मतलब है कि ना तो ये डिवाइड करेंगे और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन अचीव कर लेंगे, और फिर जो मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है इनको भी डिवाइड किया गया है। परमानेंट जो है वो दो टाइप के हैं बच्चों, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं वो एक ही टाइप की सेल्स के बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है वो एक से ज्यादा तरह की सेल्स से बने होते हैं। जो सिंपल है उसके अंदर आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। और मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं ये, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल सो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है टिश्यूज का प्लांट्स में। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आया? जाइलम और फ्लोएम आया। ये जो जाइलम फ्लोएम है बच्चों, जाइलम कंडक्शन करता है वाटर का और मिनरल्स का, एंड फ्लोएम कंडक्ट करता है किसको? फूड को। लीव्स से अदर पार्ट्स में फूड को लेके जाता है जो फोटोसिंथेसिस से बना है। तो इनके चार चार कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, मीन्स इनमें चार चार तरह की सेल्स होती हैं। तो फ्लोएम में जो चार तरह की सेल्स होती है वो होती है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इनमें हम अगर सीव ट्यूब की बात करें बच्चों, तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट इसके साथ हमेशा कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है, उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो इसी का न्यूक्लियस रेगुलेट करता है सीव ट्यूब के फंक्शन को भी, बिकॉज न्यूक्लियस के बहुत सारे काम है सेल्स के अंदर। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल, इनको हम कह सकते हैं दोनों बहने बहने हैं। ये दोनों, कंपेनियन सेल कहती है बहन ठीक है तेरे पास नहीं है न्यूक्लियस, कोई बात नहीं, मैं लिए हूँ न्यूक्लियस, तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जहां कहीं भी सीव ट्यूब होती है उसकी एडजेसेंट कौन लगी रहती है? कंपेनियन सेल लगी रहती है। तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, ये फूड का ट्रांसलोकेशन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ज़्यादा स्पेस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए न्यूक्लियस इन्होंने अपना लॉस कर दिया मेच्योरिटी के बाद, और फूड का क्या कर रही है? ट्रांसलोकेशन कर रही है। ऐसे ही बच्चों एक और सेल्स होती है हमारी आरबीसी। ह्यूमन, हमारे जो ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, उनमें भी क्या नहीं होता? मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता। तो ये दो सेल्स आप अच्छी तरह याद रखेंगे, एक आरबीसी और एक सीव ट्यूब, इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। इनवर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? एरिथ्रोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में, ब्लड प्लाज्मा में, या थ्रोम्बोसाइट्स में? तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मीन्स डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स हमारी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो हम अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें बच्चे, तो इनवर्टिब्रेट में जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में होता है। और अगर वर्टिब्रेटा की बात करें, हमारी बात करें, तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आरबीसी होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती है, इनके ऊपर रहता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप ये बात जानते हो, ये एक रेड कलर का पिगमेंट है, एक प्रोटीन है जो क्या करती है? हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है O2 और CO2 का। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और ये इनवर्टिब्रेट्स में प्लाज्मा में होता है, वर्टिब्रेट्स में कहाँ होता है? आरबीसी के ऊपर होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो बच्चों, यूपी पीजीटी 2016 वाला क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आज के सेशन में हम उसी को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास अबाउट 20 से 22 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके। सो उन्हीं को सॉल्व करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है इसमें, इन विच एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी। इनमें से किस में एक्वेटिक लाइफ के लिए एडेप्टेशन सेकेंडरी है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? व्हेल, सील, पोर्पोइज, या ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में बच्चों एक्वेटिक लाइफ के लिए एडेप्टेशन सेकेंडरी है।
अब बात आती है कि एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इन सेकेंडरी, इस बात का मीनिंग क्या है? सेकेंडरी होने से क्या मतलब होता है किसी एडेप्टेशन के? एडेप्टेशन आप जानते हो, जब हम किसी भी हैबिटेट में या किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट मीन्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप करते हैं सो दैट हम उस एनवायरनमेंट में सुटेबल तरीके से या बेस्ट तरीके से हम उसमें रह सके। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है, ऐसे ही चेंजेस ले आता है अपनी बॉडी में सो दैट वो इजीली उस एनवायरनमेंट में रह सके। बट सेकेंडरी से क्या मीनिंग है यहाँ पर? सेकेंडरी से मीनिंग है बच्चों कि पानी में रहना या एक्वेटिक लाइफ जो है वो उनमें बाद में आया, ये फीचर, ये अडेप्टेशन बाद में आया। उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लंग ब्रीदिंग थे, टेरेस्ट्रियल थे, और वो वाटर में चले गए किसी इंटेंशन के लिए, और इवेंचुअली फिर ब्रोट अडेप्टेड टू रिसाइड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इवेंचुअली फिर उनमें उसी के अडेप्टेशन आ गए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए ही। सो वो अडेप्टेड हुए बाद में, बट पहले जो उनके एंसेस्टर्स थे वो क्या थे? लंग ब्रीदिंग थे, यानी कि टेरेस्ट्रियल थे। बाद में वो पानी में चले गए किसी पर्पज से, किसी इंटेंशन से, और वहीं के होके रह गए, मीन्स वहीं के लिए उनमें अडेप्टेशन आ गए। मीन्स वो शुरू से एक्वेटिक लाइफ में नहीं पाए जाते थे, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एडेप्टेशन। तो इन्हीं सारे ऑर्गेनिज्म में, वेल, सील, पोर्पोइज में ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर? इनमें से कौन सी फीटल मेम्ब्रेन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन करती है? यूरिनरी ब्लैडर से मीनिंग क्या होता है बच्चों कि जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है, मीन्स हमारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिन है जैसे, वो जिस चैम्बर में या जिस ब्लैडर में कलेक्ट होता है टेम्पोरेरीली, जब तक वो बॉडी से पास आउट नहीं किया जाता, तो एम्ब्रियो में उसका काम कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट करता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? एलेंटोइस, योक सैक, एमनियोन या फिर कोरियोन। आप जानते हो ये चारों जो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। किसका क्या फंक्शन है बच्चों? तो यहाँ पर आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? एलेंटोइस। एलेंटोइस जो है वो एम्ब्रियो के यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन करती है, और एम्ब्रियो के हिंड गट से इसका फॉर्मेशन होता है, और क्या काम करती है? यूरिनरी ब्लैडर की तरह एक्ट करती है। बाकी सबका फंक्शन देखें हम तो योक सैक का क्या फंक्शन है बच्चों? ये एम्ब्रियो को अर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। योक सैक नाम से ही समझ में आ रहा है, योक जो होता है एग का, वो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारा प्रोटीन या बहुत सारा न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है, तो ये पूरे एम्ब्रियो को भी क्या करेगा? स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है योक सैक। एमनियोन क्या है बच्चों? ये भी एम्ब्रियो को सराउंड किए हुए है, और इसके बारे में एक चीज हमने क्लास 12th में पढ़ी है कि ये इसके अंदर क्या भरा रहता है? एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उस फ्लूइड से एक टेस्ट भी किया जाता है बच्चों जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, जिसमें सिरीन से इस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा लिया जाता है, और इसमें एम्ब्रियो की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनका क्रोमोसोमल हम एक एनालिसिस करते हैं, जिससे कोई क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो एम्ब्रियो में नहीं है, बच्चे में नहीं है, उसका टेस्ट किया जाता है। बट वहाँ हम ये भी पढ़ते हैं कि इसका मिसयूज भी किया जाता है बच्चों, बिकॉज इससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है फीटस का, बिकॉज उसमें क्रोमोसोम्स है, तो ये पता लगाया जा सकता है कि फीटस का सेक्स मेल है या फिर फीमेल है। जो लास्ट है बच्चों कोरियोन, इस कोरियोन क्या होती है? ये प्लेसेंटा को डेवलप करने में, प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है कुछ फीटस का होता है, कुछ मदर की बॉडी का होता है, तो प्लेसेंटल पार्ट को डेवलप हो जाती है कोरियोन वाला पार्ट जो है, कोरियोन मेम्ब्रेन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? देखो बच्चों सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट किन सेल्स में नहीं होता? ऑप्शन है हमारे पास सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और नन ऑफ द अबव। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि 12th स्टैंडर्ड तक ही सोल्व हो जाता है। ग्रेजुएशन का भी अगर हम इसको माने तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये बच्चों 12th स्टैंडर्ड तक का ही पढ़ा है आपने, तो वहां से आप इजीली आंसर कर सकते हो। 9th की बुक में भी है ये कि सीव ट्यूब जो होती है उनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब किसका पार्ट है? ये तीनों ही बच्चों फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड नेक्स्ट इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का क्या फंक्शन होता है बच्चों? ये डिवीजन करते रहते हैं होल लाइफ, और ये
ग्रोथ करवाते हैं। जो परमानेंट है मेरिस्टेमेटिक ही जब ग्रोथ डिवाइड करना बंद कर देते हैं और ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, कोई इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो परमानेंट बन जाते हैं। और परमानेंट का मतलब है कि ना तो ये डिवाइड करेंगे और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन अचीव कर लेंगे, और फिर जो मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है इनको भी डिवाइड किया गया है। परमानेंट जो है वो दो टाइप के हैं बच्चों, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं वो एक ही टाइप की सेल्स के बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है वो एक से ज्यादा तरह की सेल्स से बने होते हैं। जो सिंपल है उसके अंदर आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। और मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं ये, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल सो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है टिश्यूज का प्लांट्स में। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आया, जाइलम और फ्लोएम आया। ये जो जाइलम फ्लोएम है बच्चों, जाइलम कंडक्शन करता है वाटर का और मिनरल्स का, एंड फ्लोएम कंडक्ट करता है किसको, फूड को। लीव्स से अदर पार्ट्स में फूड को लेके जाता है जो फोटोसिंथेसिस से बना है। तो इनके चार चार कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, मीन्स इनमें चार चार तरह की सेल्स होती हैं। तो फ्लोएम में जो चार तरह की सेल्स होती है वो होती है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इनमें हम अगर सीव ट्यूब की बात करें बच्चों, तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट इसके साथ हमेशा कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है, उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो इसी का न्यूक्लियस रेगुलेट करता है सीव ट्यूब के फंक्शन को भी, बिकॉज न्यूक्लियस के बहुत सारे काम है सेल्स के अंदर। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल, इनको हम कह सकते हैं दोनों बहने बहने हैं। ये दोनों, कंपेनियन सेल कहती है बहन ठीक है तेरे पास नहीं है न्यूक्लियस, कोई बात नहीं, मैं लिए हूँ न्यूक्लियस, तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जहां कहीं भी सीव ट्यूब होती है उसकी एडजेसेंट कौन लगी रहती है, कंपेनियन सेल लगी रहती है। तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, ये फूड का ट्रांसलोकेशन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ज़्यादा स्पेस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए न्यूक्लियस इन्होंने अपना लॉस कर दिया मेच्योरिटी के बाद, और फूड का क्या कर रही है, ट्रांसलोकेशन कर रही है। ऐसे ही बच्चों एक और सेल्स होती है हमारी आरबीसी, ह्यूमन, हमारे जो ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, उनमें भी क्या नहीं होता, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता। तो ये दो सेल्स आप अच्छी तरह याद रखेंगे, एक आरबीसी और एक सीव ट्यूब, इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। इनवर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, एरिथ्रोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में, ब्लड प्लाज्मा में या थ्रोम्बोसाइट्स में। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मीन्स डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स हमारी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो हम अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें बच्चे, तो इनवर्टिब्रेट में जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में होता है। और अगर वर्टिब्रेटा की बात करें, हमारी बात करें, तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आरबीसी होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती है, इन पर, इनके ऊपर रहता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप ये बात जानते हो, ये एक रेड कलर का पिगमेंट है, एक प्रोटीन है जो क्या करती है, हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है O2 और CO2 का, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और ये इनवर्टिब्रेट्स में प्लाज्मा में होता है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, आरबीसी के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक्सोजीनस पॉइजन्स आर दोज दैट। एक्सोजीनस पॉइजन्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, वर्क आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी की किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर काम करते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड डैमेज द अदर ऑर्गेनिज्म, ये प्रोड्यूस किसी एक से होते हैं और दूसरे को डैमेज करते हैं, या फिर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, एंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बाह्य पर्यावरण से या आउटर एनवायरनमेंट से एंटर करते हैं जो पॉइजन, उनको एक्सोजीनस पॉइजन्स बोलते हैं। और इसके अंदर आते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, वेटरिनरी मेडिसिन रेजिड्यूज हैं, जो ऐसा कोई भी पॉइजन जो बाहर से एंटर कर रहा है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस पॉइजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम इज फाउंड इन। लॉन्गेस्ट सेल प्लांट किंगडम की किस में प्रेजेंट होती है। तो जो हम पढ़ते हैं बेटा प्लांट किंगडम में लॉन्गेस्ट सेल, वो पढ़ते हैं बोहेमेरिया नीविया, एक प्लांट है, रेमी फाइबर्स
भी बोलते हैं इनको, रेमी का प्लांट, इसके जो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं प्लांट किंगडम के। बट यहाँ ऑप्शन में इन्होंने दिया ही नहीं है। वो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एफिड्रा, कारा, एक्टोकार्पस और मर्चेंसिया है। मीन्स इनमें से हमें बताना है कि किसमें होती है लॉन्गेस्ट सेल। तो इनमें जो आंसर दिया गया है बच्चों वो है कारा, कि कारा की जो सेल्स होती है वो लॉन्गेस्ट होती है इन सारे ऑप्शंस में। बट अगर हम पूरे प्लांट किंगडम की बात करें तो ये आंसर बनता है, और इनमें से देखें तो फिर क्या हो जाएगा, कारा हो जाएगा। कारा एक एल्गी है। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से ओड बताना है कौन सा है, LD50, LC50, EC50 और LE50। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा LE50। ये है क्या, LD50, LC50, EC50? ये होता है बच्चों कि किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना, टॉक्सिकोलॉजी और इको टॉक्सिकोलॉजी में इनकी स्टडी की जाती है, और अलग अलग टर्म यूज होती हैं कि कोई चीज कितनी टॉक्सिक है एनवायरनमेंट में या कितना हार्म कर सकती है। LD50 लीथल डोज 50%, LC50 लीथल कॉन्सेंट्रेशन 50, और EC50 क्या होता है, हाफ मैक्सिमल इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों टर्म रिलेटेड है उसी चीज से। इनका क्या मीनिंग होता है बच्चों, कि कोई केमिकल है, जैसे हम उसका टेस्ट कर रहे हैं कि ये किसी एनिमल को या एनवायरनमेंट में कितना हार्म कर सकता है, तो जो टेस्ट किए हुए एनिमल्स हैं उनमें अगर 50% मर जाते हैं उससे, तो उसको LD50 बोला जाता है, लीथल डोज 50 बोला जाता है। इसी तरह LC50 है कि एयर में या एनवायरनमेंट में किसी केमिकल का कितनी कॉन्सेंट्रेशन से 50% टेस्ट एनिमल्स मर जाएंगे, तो उसको लीथल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो ये तीनों सेम इसी चीज से रिलेटेड है और LE50 से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, इन विच स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास द सेल्स ऑफ पामेला स्टेज डेवलप हिमेटोक्रोम एंड बिकम नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर्स। क्लेमाइडोमोनास की किस स्पीसीज में पामेला स्टेज की जो सेल्स हैं वो हिमेटोक्रोम डेवलप कर लेती हैं और नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर्स बना लेती हैं। हिमेटोक्रोम क्या है बेटा, ये एक रेड, ऑरेंज या येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कुछ एल्गी में प्रेजेंट होता है और इंटेंस लाइट में बनता है। हिमेटोक्रोम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्रोम है तो ये कोई पिगमेंट की बात है। और ये एक नॉन मोटाइल, ना मूव करने वाला, मोटी वॉल वाला, थिक वॉल वाला हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, ये एक असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनसे नए प्लांट बन जाएंगे, नई एल्गी बन जाएगी। बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो ये ग्रो करके नई एल्गी बना लेते हैं। तो हिमेटोक्रोम और हिप्नोस्पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, क्लेमाइडोमोनास कोडेटा, क्लेमाइडोमोनास यूगेमेटोस और क्लेमाइडोमोनास क्लेनी और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। तो आंसर बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट होता है? तो कैपिटुलम एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। इन्फ्लोरेसेंस आप जानते हो, फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है प्लांट्स में उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, और कैपिटुलम टाइप है उसका। तो वो एजेरेटम में प्रेजेंट होता है या हिबिस्कस, सिसर या प्लूमेरिया में। तो आंसर यहाँ हो जाएगा एजेरेटम में प्रेजेंट होता है। होता क्या है बच्चों इसमें, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में एक छोटा सा डेंस क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है फ्लावर्स का, जो दिखने में एक सिंगल फ्लावर लगते हैं बट इट इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, छोटा डेंस क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, और उसको कैपिटुलम बोलते हैं उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को। हिबिस्कस, सिसर, इनमें कैसा होता है, हिबिस्कस में साइमोज टाइप का होता है, सिसर में रेसिमोज और प्लूमेरिया में भी साइमोज। एक्चुअली होता क्या है साइमोज और रेसिमोज, ये आप लोग जानते होंगे, बड़ी बेसिक सी टर्म है, फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। प्लूमेरिया में इस तरह का भी हो सकता है, रेसिमोस भी हो सकता है, सोलिटरी फ्लावर्स मतलब सिंगल सिंगल फ्लावर भी हो सकते हैं। साइमोस कैसा होता है, एक्रोपीटल और बेसिपीटल आपने वर्ड सुने होंगे बच्चों। फ्लावर्स जो हैं अगर इस तरीके से लगते हैं कि यहाँ हमारे टर्मिनल एंड पे जो टर्मिनल हमारी बड है उससे एक फ्लावर बन गया, और अब बाकी जो फ्लावर्स बनेंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे एंड पे, टर्मिनल एंड पे पहले फ्लावर आ गया, बाकी फ्लावर्स उसके नीचे नीचे आएंगे, मतलब जो नए फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ होंगे, पुराने फ्लावर्स ऊपर हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। और इसमें ये इसको साइमोज कहेंगे बच्चों। और इसमें जो ये स्टेम है ना, इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। स्टेम या ब्रांच जिस पे फ्लावर लगे हुए हैं उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये पहला फ्लावर यहाँ आता है, फिर नीचे की तरफ आते हैं। जो ये दूसरा टाइप है रेसिमोज, इसमें फ्लावर इस तरीके से आएंगे, एक्रोपीटल ऑर्डर बोलेंगे इसको। मतलब इसमें जो टर्मिनल एंड है वहां पर फ्लावर नहीं आता, यहाँ पर साइड में फ्लावर्स आते जाएंगे। तो इसमें जो ब्रांच है या स्टेम है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, रुकती नहीं है। तो ये क्या है, रेसिमोज, और ये क्या है, साइमोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, RL मॉडल ऑफ DNA वाज सजेस्टेड बाय।
आरएल मॉडल डीएनए का किसने सजेस्ट किया था? एमएचएफ विल्किंस, एचजी खुराना, शशि शेखरन और चारगव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा शशि शेखरन। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी आ जाते हैं जो लगता है कि ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़े हैं, कहीं भी नहीं देखे हैं। मीन्स अगर हम कोई टेक्स्ट बुक उठा के देखें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पर कहीं ये क्वेश्चन होगा। शशि शेखरन का नाम हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सुना हुआ नहीं लग रहा है, बट अगर हम उन बुक्स को उठा के देखें तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमारा मिल जाएगा। आरएल मॉडल ऑफ डीएनए क्या कहता है बेटा कि जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स होते हैं वो इक्वली लाइकली अल्टरनेटिंग होते हैं बी डीएनए की स्ट्रक्चर में। आप जानते हो डीएनए ए बी सी डी जेड ऐसे टाइप का होता है, जो हम जनरली पढ़ते हैं वो बी डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो बी डीएनए की स्ट्रक्चर में डीएनए का हम जानते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फैशन में ये कोइलिंग रहती है। तो जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स होते हैं वो इक्वली रहते हैं, अल्टरनेटिंग रहते हैं। मीन्स एक हो गया राइट हैंडेड, फिर हो गया लेफ्ट हैंडेड। स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों सेगमेंट जो होते हैं लगभग 5 बेस पेयर के, एक 10 बेस पेयर का रिपीट है, अगर एक टर्न है अगर, तो उसमें 5 बेस राइट हैंड 5 बेस पेयर राइट हैंडेड होंगे और 5 फिर लेफ्ट हैंडेड होंगे। ऐसे अल्टरनेटिवली दोनों रहते हैं। और इस मॉडल को देने वाले कौन थे? शशि शेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच वन इज कॉल्ड अ बर्थ हार्मोन? इनमें से कौन सा बर्थ हार्मोन है? बर्थ हार्मोन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मैं कहूंगी इसको, 12th बेसिस का ही है ये भी, 12th में हम पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा, वेसोप्रेसिन, पैंक्रियोजाइमिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। तो आंसर यहाँ हमारा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसको लव हार्मोन या कडल हार्मोन या केमिकल हार्मोन या ट्रस्ट हार्मोन भी बोलते हैं। और ये हार्मोन बच्चे, ऑक्सीटोसिन जो है 2 जगह एक्ट करता है मेनली। एक तो मेमोरी ग्लैंड से जब मिल्क सीक्रेट होता है तो उस टाइम पर, और एक बेबी का जब बर्थ होता है तो यूट्रस की जो मसल्स हैं, एंडोमेट्रियम है, उनमें क्या होता है, मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम 3 लेयर होती है ना यूट्रस में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और अंदर की तरफ बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो बीच वाली है ना मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई है मायोमेट्रियम। इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से बेबी पुश होता है यूट्रस से, सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना की तरफ पुश होता है, जिससे बेबी का बर्थ हो सके। तो उन मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो इस हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। इसके बारे में और बातें आप जानो तो आप देखोगे बेटा कि जो डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर्स जो इंजेक्शन देते हैं वो ऑक्सीटोसिन देते हैं उसमें, और जिससे कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके नेचुरली से ज़्यादा, और बेबी को बाहर की तरफ पुश किया जा सके। और जो ऑक्सीटोसिन है मिल्क सिक्रेशन में भी काम कर रहा है और मिल्क के निकलने में भी, मीन्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है ये दोनों जगह पर। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज ये डिलीवरी के टाइम पर काम करता है। बनता कहाँ से है बेटा? ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है बेटा? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी के हमारे पार्ट होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल वाला पार्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बनता है, और पिट्यूटरी केवल उसको सीक्रेट कर रही है। होता क्या है एक्चुअली, हाइपोथैलेमस हमारा जो पार्ट है वो बना के भेजता है 2 हार्मोन, वेसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी बोलते हैं, अभी इसकी बात करेंगे हम ये क्या काम करता है, और दूसरा ये ऑक्सीटोसिन। इन दोनों हार्मोन को बना कौन रहा है? हाइपोथैलेमस, बट दे किसको दे रहा है? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी का पोस्टीरियर वाला पार्ट इसको फिर क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस से ही स्टिमुलस आता है इनके सीक्रेट होने का भी। ऑक्सीटोसिन के अलावा और जो हॉर्मोन्स हमारे यहाँ है क्या क्या? वेसोप्रेसिन, इसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मीन्स ये डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस क्या होता है? यूरिन से ज़्यादा पानी का लॉस होना यूरिन के थ्रू बॉडी से, उसको रोकता है ये हार्मोन। क्या करता है? बीपी को भी रेगुलेट करता है बच्चों, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है उसमें सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को ये स्टिमुलेट करता है। पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा तो पानी का लॉस यूरिन की फॉर्म में कम होगा। इसके बाद जो हार्मोन है पैंक्रियोजाइमिन बच्चे, इसको कोलेसिस्टोकाइनिन भी बोलते हैं। पैंक्रियोजाइमिन इज ऑल्सो नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है वहां से बनने वाला हार्मोन है। और ये 2 काम करता है, एक तो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है क्या सीक्रेट करने के लिए? उसके एंजाइम बनवाने के लिए, और दूसरा गल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है
उससे गैल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, बाइल, जो कि हमारा किससे बना है, लीवर से बना है, उसको निकलवाने में, रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये ओवरी से बनने वाला हार्मोन है, बट कुछ इसका प्रेगनेंसी के टाइम पर इसको प्लेसेंटा भी बनाती है प्रोजेस्टेरोन को, और इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज इसका फंक्शन जो है वो है हमारी जो यूट्रस है उसकी इनर लाइनिंग, जहाँ पर एम्ब्रियो या फिर जाइगोट जब बनेगा, आके इम्प्लांटेशन होगा उसका और पूरा डेवलपमेंट वहाँ होगा, तो वो लाइनिंग थिक होती है, हर मंथ अपने आप को तैयार करती है जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए, तो उसको मेंटेन करने का काम, थिक लाइनिंग को थिक बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। इसका सीक्रेशन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 एंड कैम प्लांट्स स्पीसीज आर फाउंड। इनमें से किस फैमिली में C3, C4 और कैम प्लांट स्पीसीज तीनों पाई जाती हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, क्रेसुलेसी, कैक्टेसी, पोएसी, यूफोरबिएसी। आंसर बेटा हमारा यहाँ हो जाएगा यूफोरबिएसी। इसमें तीनों तरह के प्लांट्स आ रहे हैं। C3, C4 कैम आप लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक सी बातें हैं क्या होते हैं, हल्का सा फिर भी हम देख लेते हैं। C3 में क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसमें, ये तीनों फोटोसिंथेसिस में होने वाले स्टेप हैं, प्रोसेस हैं। तो C3 में क्या होता है, PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 में क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, OAA, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और PGA एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं और इसको C4 साइकिल बोलते हैं। और कैम प्लांट्स क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशलाइज प्लांट होते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म सॉरी, क्रेसुलेशन एसिड। इसमें क्या बनता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई और एरिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके पास पानी की कमी है। सो ये क्या चाहते हैं, हमारे पास जितना पानी है वो रुका रहे हमारे पास ही, उसका लॉस ना हो। ज़्यादा पानी लॉस कर देंगे तो वैसे ही ऑलरेडी इनके पास ऐसी जगह पे है ये, वहाँ पानी कम है, तो अपने पानी के लॉस को कम करने के लिए ये क्या करते हैं बेटा, ये अपने स्टोमेटा रात को खोलते हैं और दिन में रखते हैं बंद। अब बात ये आ गई, क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि स्टोमेटा से आप जानते हो ट्रांसपिरेशन नाम की भी एक प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में पानी का लॉस होना प्लांट से। तो स्टोमेटा से भी पानी क्या होता है, भाप की फॉर्म में निकलता है, और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होती है। अगर ये दिन में खुले रहेंगे तो ज़्यादा पानी का लॉस होगा, तो ये दिन में बंद कर लेते हैं अपने स्टोमेटा, रात को खोलते हैं। जरूरत क्या है रात को खोलने की, बिकॉज बंद तो कर लिए दिन में भाई, पानी का लॉस तो रोक लिया, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना भाई, इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे स्टोमेटा बंद कर लिए तो ये रात को स्टोमेटा खोल के रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के छोड़ देते हैं रात को, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते दिन में बिना सनलाइट के। ये उससे ऑक्जेलो एसीटेट और फिर उससे बनता है मैलेट या फिर मैलिक एसिड, ये बना के छोड़ दिया एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दिन में क्या करते हैं, इस मैलेट का या मैलिक एसिड का ब्रेक डाउन करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कर लेते हैं। तो इस फैमिली में ये तीनों तरह के प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस। ये भी एक फिर से एक इजी क्वेश्चन आया हमारा कि कौन सी डिसीज इनमें से, ये भी 12th बेसिस का ही है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली है। मलेरिया, मम्प्स और टाइफस, अमीबियासिस, पोलियो और टिटेनस, स्लीपिंग सिकनेस और डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी, येलो फीवर, सिफिलिस और इन्फ्लुएंजा। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा स्लीपिंग सिकनेस। ये किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा से। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, जो कि एक प्रोटोजोआ है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया से होता है, कोरिनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। एंड हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली डिसीज है। तो ये सीक्वेंस सही हो जाएगा, ये प्रोटोजोआ से, ये बैक्टीरिया से और ये वायरस से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल्स इज नॉट। जो ह्यूमन सेल्स का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो क्या नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास बेटा, नेक्ड, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, ऑफ पैटर्नल रीजन ओरिजिन सॉरी। तो क्या नहीं है ये पूछा है, हमने बहुत बार बात की है, इसी पेपर में मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका कि ह्यूमन सेल जो होती है उसमें एक डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक तो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है, मेन डीएनए जिस क्रोमोसोम्स जिसमें हमारे सारे जीन्स हैं ऑलमोस्ट। इसके अलावा हमने बताया था एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी तो खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं ना। तो जो वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए है हमने बताया था वो कहाँ से आता है बेटा, वो मदर का आता है,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फादर से नहीं आता है, मदर से आता है, मीन्स वो मैटरनल ओरिजिन का होता है, ना कि पैटर्नल का। सो आंसर हमारा यहाँ पैटर्नल ओरिजिन का नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या नहीं है, तो पैटर्नल ओरिजिन का नहीं होता ये डीएनए। ये केवल ये सारी बातें ठीक है, नेक्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, बट पैटर्नल ओरिजिन का नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच जीनस सीटा इलोंगेट्स अप टू 50 मिलीमीटर एंड बिकम्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एट मैच्योरिटी। इनमें से किस जीनस में, ये क्वेश्चन फिर से हमारा किसका आ गया, प्लांट किंगडम का बेटा, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में पढ़ना है हमें उसको। और यहां क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस जीनस में सीटा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल किसके पार्ट होते हैं, स्पोरेंजियम के पार्ट, स्पोरोफाइट के पार्ट होते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल। प्लांट्स में 2 स्टेज होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये पूछा है कि सीटा किसमें 50 मिलीमीटर तक हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है मेच्योरिटी पे। तो यहाँ ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, मर्चेंसिया, पेलिया, फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। आंसर हो जाएगा बेटा पेलिया, जो कि एक लीवरवर्ट की वैरायटी है, लीवरवर्ट प्लांट है, मीन्स टेरिडोफाइटा के अंदर आता है। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सुक्रोज। सुक्रोज में, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है कि सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, पहली बात तो सुक्रोज किस किस से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, जिनसे ये सुक्रोज डाइसैकेराइड एक सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और शुगर केन और शुगर बीट्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। सो सुक्रोज में बॉन्ड पूछा है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होता है, पर वो भी किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, अल्फा 1 4 बीटा 1 4 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 6। यहाँ क्या मीनिंग है बेटा अल्फा 1 बीटा 2 का, कि जो ग्लूकोज है उसके पहले कार्बन से और जो फ्रक्टोज है उसका दूसरा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। इसका अल्फा और इसका बीटा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, चाहे आपने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इतना प्रोबेबिलिटी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस के मैथ्स में भी आती है इतनी चीजें, कि जो इवेंट सर्टेन है या श्योरिटी वाली बात है जिसमें, तो जो होनी ही होनी है उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे हम, 1 कहेंगे, 10 कहेंगे, 50 कहेंगे, 100। तो आंसर क्या बनता है बेटा 1। जिस चीज की श्योरिटी है कि ये होना ही होना है, ये इवेंट सर्टेन है जो, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ये कहता है कि 50% चांस है, तो 1/2 हो जाती, उसकी प्रोबेबिलिटी आधी हो जाती। नेक्स्ट है बेटा, द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकोज नोसिफेरा कंटेन्स मिल्की फ्लूइड, इट इज। जो कोकोज नोसिफेरा मीन्स कोकोनट का जो फ्रूट होता है, उसमें जो मिल्की फ्लूइड होता है, अंदर होता है ना दूध सा, पानी, दूधिया फ्लूइड सा जो होता है, पानी सा जो होता है जो, वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लिक्विड सिंसिटियम है, या फिर सॉल्यूशन है अननोन मॉर्फोलॉजिकल नेचर का, या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मीन्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी है और लिक्विड सिंसिटियम भी है। ये दोनों ही बात सही होंगी बेटा। जो कोकोनट है, कोकोनट का हम पहली बात तो याद करो आप कि कौन सा पार्ट खाते हैं, एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं। एंडोस्पर्म आप जानते हो, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और एंडोस्पर्म वाली चीज बनती है। जिम्नोस्पर्म में बनती है, एंजियोस्पर्म में बनता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जो एंडोस्पर्म है वो खाया जाता है नारियल का, कोकोनट का, और उसके अंदर जो ये मिल्की फ्लूइड है, ये उसका क्या है, ये उसका फ्लूइड वाला पार्ट है एंडोस्पर्म का, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है बेटा, जब जो एंडोस्पर्म है उसकी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल न्यूक्लियाई में, बट उसका जो साइटोप्लाज्म है वो उन्हें सराउंड नहीं करता, मीन्स सेल नहीं बनती अलग अलग। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो उसको सिंसिटियम कंडीशन बोलते हैं। तो ये लिक्विड सिंसिटियम वाली कंडीशन भी है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी है, मीन्स न्यूक्लियाई है इसमें बहुत सारे, पर अभी उसको किसने, साइटोप्लाज्म ने नहीं कवर किया है। और जो ये टाइट वाला पार्ट होता है नारियल का, वाइट वाला कर्नल पार्ट जो है, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये सेलुलर है और जो अंदर पानी है वो क्या है, लिक्विड या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट चलिए,
वन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैरीज, एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैरी करता है कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल। फिर से बहुत एक इजी क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल कैरी करता है, 4, 3, 2 या फिर 1। आंसर यहाँ हो जाएगा 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ भी 12th बेसिस तक का ही क्वेश्चन है ये। एक हीमोग्लोबिन बाइंड हो सकता है कितने ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से। नेक्स्ट देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड। एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक डीएनए होता है और उसके ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। बिकॉज क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं, ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो 23 पेयर यानी 46, और जीन्स की हम बात करें तो 20 से 25 हज़ार हमारे पास जीन्स हैं। तो सीधी सी बात है, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं, तो उनके सीक्वेंस का पता लगाना जीन्स के क्या कहा जाता है। जब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का सीक्वेंस देखा जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमेल्स रेफर टू। ये फिर 12th बेसिस का ही क्वेश्चन है कि जो मैमेल्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता है, हमारे में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। उसका क्या मीनिंग है कि हमारी पेयर्ड आर्टरीज होती हैं या पेयर्ड वेन्स होती हैं, या फिर ब्लड जो है वो हार्ट से एज क्विकली 2 बार सर्कुलेट करता है, या फिर ये प्रोसेस जो होती है वो 2 टर्न्स में कंप्लीट होती है, एक हार्ट से लंग्स में और दूसरा बैक टू द रेस्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम हार्ट, वापस हार्ट से कहाँ जाना, सारे बॉडी पार्ट में जाना। तो आंसर यही हो जाएगा बेटा हमारा। होता क्या है, 2 टर्न कैसे होते हैं, एक तो हार्ट से कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में, लंग्स में उसका क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, और बैक टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कहाँ जाएगा, वहां से ऑक्सीजनेशन होकर वापस हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर बॉडी के सारे सेल्स में या पार्ट्स में जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 बार गुजरता है हार्ट से ब्लड जो है, 2 टर्न में पूरी होती है प्रोसेस, एक सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा लास्ट इस हमारे पेपर का, द फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स। वो फूड चेन, ये भी फिर हमारा बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट्स से शुरू होती है और स्मॉलर से लार्जर एनिमल्स की तरफ जाती है, उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं, या पैरासिटिक, या फिर प्रीडेटर, या फिर सेप्रोफिटिक फूड चेन। तो आंसर बेटा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर बोलते हैं इस तरह की फूड चेन को जिसमें स्टार्टिंग जो होती है वो प्लांट्स से होती है और छोटे से बड़े एनिमल्स की तरफ चलते हैं। मतलब मीन्स ऐसा कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लांट्स को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रीडेटर फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। डेट्रिटस वो होती है जो किससे स्टार्ट होती है, एनिमल्स हैं उनके डेथ के बाद उनको बैक्टीरिया वगैरह ने या फिर किसी और एनिमल्स ने जो डिकम्पोजर्स हैं उन्होंने उसको डिकम्पोज किया, वो डेट्रिटस फूड चेन होती है। मरे हुए या गले सड़े के ऊपर फीड किया दूसरे एनिमल्स ने, तो जो उनसे एनिमल्स से शुरू हो रही है, डेड एनिमल्स से, उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। सो बच्चों ये 125 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यूपी पीजीटी 2016 वाले पेपर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपकी प्रिपरेशन में इससे कुछ हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए पेपर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।